हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 जो हमारा चल रहा है, जिसमें पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें हमने पहले पाचन तंत्र क्या होता है और उसमें पाचन की परिभाषा क्या है, और उसके अंतर्गत हमने लास्ट दांतों की संरचना तक पढ़ लिया था, उसके प्रकार पढ़ लिए थे और दंत सूत्रों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मुख गुहा में पाचन, यानी जो पाचन की क्रिया है विद्यार्थियों आपके, वो क्या है कि मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि मुख में जैसे ही आपने भोजन लिया और उसको चबाना शुरू किया, उसी के साथ क्या होती है, मुंह में लार मिलती है, जिसके अंदर एक आपके टाइलिन एंजाइम होता है और एक आपके लाइसोजाइम एंजाइम होता है। जो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका एक प्रकार से पाचन करने का काम करता है। और लाइसोजाइम का मेन कार्य क्या है विद्यार्थियों, भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। तो ये दो मोटे मोटे तौर पर आपके इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। इसको डिस्कस करेंगे हम एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके मुख गुहा में पाचन, तो मुख गुहा में जो पाचन की क्रिया है विद्यार्थियों, ये यहाँ से आपके स्टार्ट हो रही है। तो मुख गुहा में पाचन में अब सबसे पहले क्या होता है कि इसमें लालारस यानी लार आकर के मिलती है। और लार में क्या होता है विद्यार्थियों, 90% क्या होता है, पानी होता है केवल, यानी 90% तक उसमें क्या होता है, केवल जल होता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें और क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको 2 एंजाइम के नाम बताए थे। तो पहला पॉइंट है हमारा मुख गुहा में पाचन में लार है। लार में है पहला पॉइंट आपका कि लार में जल और आपके एंजाइम होते हैं, जो 90% तक क्या होता है आपके उसमें जल होता है। इसमें 2 प्रकार के आपके एंजाइम होते हैं। दोनों एंजाइम के नाम मैंने आपको बताया था अभी कि आपके एक तो टाइलिन एंजाइम होता है और एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। पहला टाइलिन का काम मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। तो इसका मेन कार्य क्या है, पहला काम देख लेते हैं, स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च में आपके कोई भी हो सकता है, जैसे आप किसी भी आलू है, रोटी है, उसमें किसी भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का अगर आप भोजन के रूप में लेते हैं तो उसका पाचन करने का काम कौन करता है, टाइलिन करता है। मुंह में आगे भी पाचन होता है विद्यार्थियों, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से पाचन नहीं हो पाता है। दूसरी बात क्या होता है, इसका मेन काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, माल्टोज में परिवर्तित करना। इसमें बदल देता है विद्यार्थियों, माल्टोज में ये परिवर्तित करता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। टाइलिन एंजाइम का मोटा मोटा तौर पर क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और कार्बोहाइड्रेट को पहले ये किस में पाचन करता है, माल्टोज में परिवर्तित करता है। यहाँ पर अभी पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ विद्यार्थियों। लास्ट में जाकर के जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में चेंज होगा, हमारे ग्लूकोज में चेंज होगा। तब जाकर के क्या होगा, ये पूरी तरीके से इसका पाचन हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बात। आगे बढ़ते हैं, लाइसोजाइम को डिस्कस करते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है छोटे छोटे सवालों में, कहीं से भी सवाल बन सकता है कि लाइसोजाइम की प्रकृति कैसी होती है। तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। और क्या काम है इसका, तो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का इसका क्या है, काम है। तो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को कौन नष्ट करेगा, तो लाइसोजाइम की तरफ जाना है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा, तो आपको टाइलिन की ओर जाना है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी है उसको डिस्कस करने के लिए आगे एक एक करके लार ग्रंथियों को डिस्कस करते हैं। तो लार ग्रंथियाँ जो होती हैं विद्यार्थियों 3 प्रकार की है। लार ग्रंथियाँ कितनी है, मनुष्य में 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ हैं टोटल। तो लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आपके कर्णपुर ग्रंथि, जिसको पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं। दूसरे है आपके अधोजीवा ग्रंथि, जिसको सबलिंगुअल ग्लैंड भी कहते हैं। और तीसरी है आपके अधोचम ग्रंथि, जिसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। कर्णपुरु ग्रंथि है, तो इसमें आपके क्या होती है कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है लार ग्रंथियों में वो यही ग्रंथि होती है। तो कर्णपुरु ग्रंथि की ओर जाना है आपको। अब बात आती है इसकी लोकेशन क्या होती है, तो स्थिति जो होती है इसकी कानों के पास में होती है। कहाँ होती है विद्यार्थियों, कानों के पास में क्या होती है, इसकी स्थिति होती है। दोनों ओर होती है आपके गाल की तरफ। अब बात करते हैं आगे, दूसरे नंबर पे हमारे क्या है, अधोजीवा ग्रंथि। तो सर्वाधिक जो लार का अगर श्रावण करना है तो वो अधोजीवा ग्रंथि यानी सब लिंगुअल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। और जीवा के क्या होती है, नीचे होती है, इसीलिए इसको अधोजीवा ग्रंथि भी कहते हैं। तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे विद्यार्थियों। तो 2 ग्रंथि हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आपको सवाल पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको पहले नंबर पर कर्णपुरु ग्रंथि की ओर जाना है। सबसे ज़्यादा लार का श्रावण कौन करती है, तो पहले नंबर पर आपके आएगी अधोजीवा ग्रंथि। तो दोनों की विशेषताएं हैं अपने अपने रूप में। सबसे ज़्यादा लार का श्रावण अगर बात आती है तो आपके अधोजीवा ग्रंथि द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी की अगर बात आती है तो आपके क्या होगी, पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्णपुरु ग्रंथि होगी। अधोजब ग्रंथि की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होती है कि दोनों जबड़ों के जो संधि स्थल पर मैक्सिमा ग्रंथि पाई जाती है, उसके दोनों ओर क्या होती है, ये ग्रंथि उपस्थित होती है, जिसको अधोजंब ग्रंथि कहते हैं। यानी जंब से एक प्रकार से आप जबड़ा समझ सकते हैं इसको। और क्या होती है, जबड़े के नीचे वाले पोर्शन में ये होती है इसकी लोकेशन, दोनों जबड़ों की संधि स्थल पर होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी क्या होती है विद्यार्थियों, शॉर्ट में हमने डिस्कस करते हुए पढ़ा है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से आपके तथ्य निकल कर आ रही हैं। आप चाहे तो साथ साथ नोट्स बना सकते हैं और इनको अपने
हाथ से लिख करके तैयार कर सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है विद्यार्थियों ग्रसनी यानी फेरिंग्स है। तो इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं एक एक करके। तो अगला पार्ट जो हमारा है वो पाचन तंत्र में है ग्रसनी। तो ग्रसनी में क्या होता है विद्यार्थियों, इसको हमें पढ़ना है और एक एक करके डिस्कस करना है। तो बात आती है सबसे पहली, तो मुख गुहा का अगला हिस्सा होता है। तो बिल्कुल मुख गुहा जहाँ पर ख़त्म हो रही है उसके बाकी का पार्ट जो आगे का वो ग्रसनी से स्टार्ट होता है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, आपके सवाल आ जाता है अगर आपको जैसे लाइनिंग वाले सवालों में कई बार ऐसे सवाल आ जाए जैसे कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है, सत्य कथन है। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो क्या ध्यान में रखना विद्यार्थियों कि इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन वचन नहीं होता है, केवल ये एक प्रकार से भोजन को आगे पहुँचाने का रास्ते के रूप में काम करती है। अब बात आती है इसमें क्या होता है कि निगल द्वार होता है जो आगे जाकर के क्या होता है ग्रास नली यानी ओइसोफेगस में जाकर खुलता है, आपके ग्रसिका में खुलता है। कंठ या गाटी, तो ये कंठ या गाटी नाम की संरचना इसमें होती है जिसको ग्लोटिस भी कहते हैं विद्यार्थियों। ये आपकी क्या होती है श्वास नली में खुलती है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है विद्यार्थियों, जो पाचन तंत्र है हमारा उसके साथ में क्या होते हैं कि एक प्रकार से दो रास्ते होते हैं, एक तो आपके भोजन के जाने का, एक आपके श्वास नली का। तो क्या होता है कि जब भोजन आप कर रहे होते हो तो आपको श्वासन भी करना होता है और आपको क्या करना होता है भोजन को निगलना भी होता है। तो रास्ते जो हैं हमारे दो हैं। अब ये भोजन जो है वो श्वास नली में ना चला जाए इसके लिए एक एपिग्लोटस नाम की संरचना होती है जिसको ट्रैफिक पुलिस मैन भी कहते हैं। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस इसको कहते हैं, एक बार लिख देते हैं, एपिग्लोटिस इसको कहते हैं। ये क्या करती है कि जैसे ना आप भोजन निगलने वाले होते हो, जैसे मान लो ये रास्ता है आपका और एक ये रास्ता है, तो ये दोनों पाइप हो गए एक प्रकार से, दोनों साथ साथ हैं। तो ये संरचना क्या करती है कि भोजन नली के ऊपर आकर के क्या करती है, जैसे यहाँ से होता है और ये आपके श्वसन नली का होगी मान लो। तो यहाँ पर क्या होगा जैसे भोजन इसमें जा रहा है तो ये एपिग्लोटिस क्या करती है इस श्वसन नली के ऊपर आकर के एक ढक्कन के रूप में आकर के सरक जाती है। तो उसको क्या करती है कि भोजन को जाने के रास्ते को क्या करती है वो एकदम क्लियर करती है और श्वास नली में जाने से रोकती है। तो एपिग्लोटिस क्या करती है एक प्रकार से ट्रैफिक पुलिस मैन का काम कर रही है जो आपके श्वास नली में भोजन को जाने से रोक रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट संरचना हो गई है ये, आप इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया आपको एपिग्लोटिस कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस मैन भी इसको कहते हैं। चपटी संरचना जो कि कंठ द्वार को ढककर भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है, जैसा कि अपन ने ऊपर डिस्कस किया विद्यार्थियों, वही चीज़ इसमें लिखी है। अब बात करते हैं कि जो ग्रसनी है, तो ग्रसनी के अंदर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। तो ग्रसनी के भी 3 पार्ट होते हैं जो लोकेशन के आधार पर है। जैसे पहला है आपके नासा ग्रसनी यानी नाक से जुड़ा हुआ भाग जो होगा वो ग्रसनी का नासा ग्रसनी के रूप में है। अब इसमें क्या होता है आपको थोड़ा सा डिटेल में पूछ लें यहाँ से, तो यहाँ से एक सवाल ये बनता है कि यूस्टेकियन नलिका कहाँ खुलती है, तो वो नासा ग्रसनी में खुलती है। और एक इसमें आ रहा है आपके एडिनॉइड यानी लसिकाभ उत्तक पाए जाते हैं। एडिनॉइड को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, लसिकाभ उत्तक कहते हैं, जो आपके क्या होते हैं नासा ग्रंथि में पाए जाते हैं। तो आपके सवाल यहाँ से भी बन सकता है विद्यार्थियों, एडिनॉइड होते हैं तो लसिकाभ उत्तक होते हैं, एक सवाल तो ये बन रहा है। और उसके अलावा एक यहाँ से ये भी बन सकता है आपके कि ये जो है लसिकाभ उत्तक यानी एडिनॉइड ये आपके कौन से ग्रसनी के पार्ट में पाए जाते हैं, तो ये नासा ग्रसनी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। तो आगे डिस्कस करते हैं अब हम आगे इसके पार्ट में। दूसरा पार्ट है हमारा विद्यार्थियों ग्रसनी का मुख ग्रसनी। तो मुख ग्रसनी हमारे दूसरे नंबर का पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता है कि तालु से कंठ छद तक का भाग जो होता है वो ये होता है, यानी तालु से लेकर के कंठ तक का जो भाग होता है वो मुख ग्रसनी क्या है। और टॉन्सिल जो है आपके वो इसी भाग में पाए जाते हैं, यानी टॉन्सिल जो आपके पाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है आपको ग्रसनी के कौन से पार्ट में, तो आपको जानकारी नहीं होने पर विद्यार्थियों यहाँ पर सवाल गलत हो सकता है, क्योंकि सीधा सा सवाल है कि टॉन्सिल कौन से क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि गले के हिस्से में पाए जाते हैं। लेकिन आपको ग्रसनी के संदर्भ में अगर पूछ लें तो मुख ग्रसनी है, नासा ग्रसनी है, स्वर यंत्रज ग्रसनी है, तो किस में पाए जाते हैं, तो हमें जानकारी नहीं होने पर यह सवाल हमारा गलत हो सकता है। तो आप याद रखिएगा मुख ग्रसनी वाले पार्ट में जो है आपके टॉन्सिल पाए जाते हैं, ठीक है। आगे तीसरा पार्ट है इसका स्वर यंत्रज ग्रसनी, यानी पीछे का भाग जो भोजन को ग्रास नली यानी ईसोफेगस में धकेलता है। लास्ट में जो ग्रसनी है वो कहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, आपके स्वर यंत्रज ग्रसनी तक। और उसके बाद का पार्ट जो है वो आपके क्या कहलाएगा, तीसरा पार्ट पाचन तंत्र का ग्रसिका यानी ईसोफेगस कहलाएगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं अब ग्रसिका। तो ग्रसिका में भी एक मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों, इसमें भी किसी प्रकार का कोई पाचन वाचन नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पाचक ग्रंथियाँ नहीं पाई जा रही है इसमें भी। तो पहला पॉइंट है आपका पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष और मध्य पट से होते हुए आपके आमाशय में खुलती है, ठीक है।
पहला पॉइंट ये हो गया। मध्य पट का मतलब आपका ये एक प्रकार से ये डायफ्राम है विद्यार्थियों, जो आपके श्वसन क्रिया में आता है तो ये डायफ्राम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा किसी प्रकार का पाचन नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी प्रकार का पाचन वाचन इसमें नहीं होता है। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं आगे, इसकी संरचना जो आंतरिक रूप से होती है उसमें क्या होता है कि श्लेष्मा का श्रावण करती है, यानी जो आंतरिक स्तर है इसका वो भी क्या करती है, श्लेष्मा का श्रावण करती है, जो भोजन को एक प्रकार से लसलसा बना करके चिकना बनाया गया, तब जा करके क्या है कि उसका रास्ता जो है वो सुगम हो पाता है विद्यार्थियों, तब जाके भोजन आगे बढ़ता है। और गति जो होती है वो आपके कौन सी होती है विद्यार्थियों, क्रमानुकुंचन की गति होती है। पेरिस्टाल्टिक इसमें मोशन होता है, तो पेरिस्टाल्टिक यहाँ से सवाल भी बना था विद्यार्थियों बीपीएससी में अभी 2.0 में, इसमें जो गति होती है वो कौन सी है, तो उसमें इंग्लिश में ही नाम दे दिया गया था उसको, तो पेरिस्टाल्टिक ऐसा नाम दिया गया था विद्यार्थियों, जिसको क्रमानुकुंचन की गति भी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी इंग्लिश के नामों से भी सवाल बन जाता है। तीसरा आपके पॉइंट अगला, ग्रसिका और आमाशय के मध्य में, यानी ग्रसिका है और आमाशय के मध्य में स्पिंक्टर का मतलब एक प्रकार से वाल होता है, यानी ढक्कन का टाइप संरचना होती है, इसको स्पिंक्टर कहते हैं, जो भोजन को क्या करता है वापस ग्रसिका में जाने से रोकता है। यानी आमाशय में क्या होगा, भोजन अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय भोजन को क्या करता है वापस ऊपर रोकने से, चढ़ने से रोकता है, जो ग्रसिका में जा सकता है वापस, तो वहाँ पर एक ढक्कन के रूप में आपके वाल पाया जाएगा जो वापस भोजन को जाने से रोकेगा। एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार की संरचना होती है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर चित्र में देखिएगा, ये जो लंबा वाला पार्ट है जो यहाँ से आपके ग्रसनी से होकर के आपके पूरा वक्ष से होकर के मध्य पट से गुजरता हुआ आमाशय से जुड़ रहा है, तो ये वाला पार्ट जो आपके डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये आपकी क्या होती है, ग्रसिका। ये वाला पार्ट क्या होता है आपके ग्रसिका का होता है, ठीक है विद्यार्थियों। अब बात आती है हमारे आगे, इस डायग्राम में 3 पॉइंट हमारे इसके हो चुके हैं पाचन तंत्र के। अगला पार्ट है हमारा आमाशय यानी स्टोमक। तो स्टोमक में क्या क्या काम की बातें हैं, क्या क्या खास चीज़ें, इसकी एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आपके सबसे पहली बात आती है कि जो चौड़ा भाग है आपके पूरा आहार नाल का, वो सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, आमाशय ही होता है। आमाशय के बारे में क्या होता है, जैसे कि हम इसमें देखते हैं एक बार, इस प्रकार से यहाँ से आपके ये ग्रसिका आ रही होती है और ये लंबा सा चौड़ा भाग आपके क्या होता है, इस प्रकार से ये आमाशय होता है, ठीक है। तो आमाशय के भी 3 पार्ट होते हैं, एक यहाँ से जहाँ से ग्रसिका से जुड़ता है, एक मध्य का भाग हो गया, और एक यहाँ से जहाँ से ये छोटी आंत से जुड़ता है। यहाँ से क्या होता है, ये छोटी आंत से जुड़ता है, ये मध्य का भाग है, और ये आपके सबसे ऊपरी भाग जहाँ से क्या होता है, ये आपके यहाँ से ग्रसिका वाले पार्ट से जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही वो इसके बीच में एक वाल पाया जाएगा जो ग्रसिका में भोजन को चढ़ने से रोकेगा। ये मध्य का बड़ा भाग होता है, और ये छोटी आंत से जुड़ने वाला पार्ट है जो जा कर के आपके सबसे पहले ग्रहणी वाले पार्ट से जुड़ेगा, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं इसमें कि इसकी आकृति जो है विद्यार्थियों वो क्या होती है, अंग्रेजी के जे के समान होती है। अंग्रेजी के जो जे अक्षर है उसके समान इसकी आकृति होती है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, चौड़ा भाग होता है सब जानते हैं। भोजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें 4 से 5 घंटे तक रुकता है, यानी भोजन का जो पाचन होता है उस दौरान ये क्या करता है, इसमें टोटल आपके 4 से 5 घंटे तक आमाशय में भोजन रहता है, ठीक है। आमाशय में अब क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग आपके कार्डियक भाग है, दूसरा आपके पाइलोरिक भाग है जिसको जठरनिर्गमी भाग भी कहते हैं, और तीसरा आपके फंडिस भाग है जो बीच का भाग होता है, मध्य का भाग होता है, इसको फंडिस भाग भी कहते हैं। तो तीनों पॉइंट को एक एक करके एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। पहला कार्डियक भाग जो होता है ये आपके श्लेष्मा ग्रंथियाँ इसी में पाई जाती है, यानी आपको पूछ लें आमाशय के कौन से भाग में श्लेष्मा पाई जाती है, तो तीनों में से आपको ध्यान में रखना है कार्डियक वाले भाग में आपके श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाएगी, और इसी भाग से भोजन क्या होता है, आमाशय में आता है। यानी पहला पार्ट जो हो गया वो आपके क्या हो गया, कार्डियक भाग हो गया, यानी ये वाला भाग जो है इसको हम क्या कहेंगे, कार्डियक, ये कार्डियक वाला भाग हो गया आपके, ठीक है। और मध्य का भाग हो जाएगा आपके, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ये फंडिस वाला भाग हो जाएगा। तो ये वाला भाग जो है आपके विद्यार्थियों ये क्या होगा, फंडिस, ठीक है। और तीसरा भाग जो नीचे है आपके यहाँ से, जहाँ से ये आपके छोटी आंत से जुड़ेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, जठर निर्गर्मी या पाइलोरिक भाग क्या कहेंगे, एक बार लिख देते हैं इसको, पाइलोरिक, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट डायग्राम से समझ में आ रहा होगा भाग कि पहला भाग कौन सा है। तो पहला भाग आपके कार्डियक का वाला ये है, और दूसरा आपके बीच का भाग फंडिस है, और तीसरा भाग आपके जठर निर्गर्मी भाग जिसको पाइलोरिक भाग भी कहते हैं, ठीक है विद्यार्थियों।
अब दूसरा पॉइंट हमारा डिस्कस करते हैं जठर निर्गमी भाग। तो ये छोटी आंत से जुड़ता है, यानी ये नीचे वाला भाग होता है विद्यार्थियों तीसरा नंबर का, और बीच में आपके क्या होता है फंडिस भाग होता है जो मध्य का भाग होता है, और जठर ग्रंथियाँ इसी में ही उपस्थित होती है। तो एक सवाल यहाँ से भी आ सकता है, जठर ग्रंथियाँ की प्रेजेंस कहाँ होती है, तो फंडिस वाले भाग में होती है, और आपकी श्लेष्मा ग्रंथियाँ जो है वो कार्डियक वाले भाग में पाई जाती है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो सिक्रेटिन हार्मोन है, जो विद्यार्थियों प्रथम खोजा गया हार्मोन भी है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सिक्रेटिन जो है वो प्रथम खोजा गया हार्मोन है, और ये क्या करता है, पाचक रसों के स्राव को उत्तेजित करता है। यानी भोजन के पाचन करने के लिए जो रसों की आगे श्रवण होता है उसके स्राव को क्या करता है, ये उत्तेजित करता है, जिसके बाद पाचक रसों का श्रवण होना शुरू हो जाता है। आमाशय में बात आती है कि वाल पाए जाते हैं, तो 2 वाल हो जाएंगे। एक अपन ने ऊपर ने डिस्कस किया था जो ग्रसनी आपके ग्रसिका और आमाशय के शुरू वाले भाग में होगा, और एक आपके क्या होगा छोटी आंत और आमाशय के आखिरी भाग यानी पाइलोरिक भाग के बीच में होगा। तो वो कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा ये पार्ट है आगे का। आमाशय के जो वाल होते हैं वो कौन कौन से हैं, पेज नंबर 5 पर हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो है वो आपके कार्डियक वाल हो गया, जो ग्रास नलिका अवरोधनी, नाम से ही क्लियर हो रहा है कहाँ पर होगा, ग्रास नलिका यानी ईसोफेगस के बीच में आपके ये पाया जाएगा। ठीक है, ईसोफेगस के यहाँ पर आपके ये उपस्थित होगा। ठीक है, तो आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकना। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में है ग्रास नलिका अवरोधनी है। अवरोधनी का मतलब एक प्रकार से वाल के जैसे काम करता है जो भोजन को ऊपर चढ़ने से रोकेगा। अब लोकेशन क्या है, ग्रसिका व आमाशय के मध्य में। तो मैंने पहले ही बताया आपको किस किस के मध्य पाया जाएगा, जो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, कार्डियक वाल है, ग्रास नलिका अवरोधनी भी कहेंगे, और ग्रसिका यानी ईसोफेगस और आमाशय के मध्य में ये उपस्थित होगा। दूसरा आपके पाइलोरिक वाल है। पाइलोरिक पार्ट कौन सा होता है, आमाशय का आखिरी भाग है ये, जठर निर्गर्मी अवरोधनी कहेंगे इसको, जो वाल है उसको जठर निर्गर्मी अवरोधनी कहेंगे हिंदी में, और आमाशय व छोटी आंत के मध्य में। ठीक है, नाम से क्लियर मैंने बताया, आमाशय के आखिरी भाग से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जुड़ता किससे है, छोटी आंत से जुड़ता है ये पार्ट, तो इन दोनों के बीच में होगा। और आमाशय से छोटी आंत में भोजन के जाने को नियंत्रित करना, यानी भोजन का जब पाचन होता है तो क्या होता है कि आमाशय में होता है और उसके बाद कहाँ पर जाता है, छोटी आंत में। तो इसको नियंत्रित करना है कि कितना कितना भोजन जो है वो आपको पाचन होने के बाद में छोटी आंत में भेजना है। छोटी आंत में और आगे पाचन की क्रिया होती है, और उसके बाद में आपके अवशोषण भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं हम जठर ग्रंथियाँ। तो जठर ग्रंथियाँ जो है वो कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या काम हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जठर ग्रंथियाँ जो हमने अभी पढ़ी थी आमाशय के अंदर, तो वो कौन कौन सी हैं, तो इसमें देखिए 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। पहली है आपकी प्रधान कोशिका या मुख्य कोशिका। पहली है आपकी मुख्य कोशिका या प्रधान कोशिका भी इसको कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन का स्राव करना। तो मुख्य कोशिका या प्रधान कोशिकाओं के द्वारा ही पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्राव किया जाता है, जो आगे जाकर के आपके एक्टिव होते हैं। तो पेप्सिनोजन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है, उसकी उपस्थिति में क्या होता है, सक्रिय होता है। तो पेप्सिनोजन होता है पहले और सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। दूसरा क्या है, आपके ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं दूसरे नंबर पे, जिनको ऑक्जेंटिक भित्तीय या पेराइटल कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तीनों नाम से ध्यान में रखना है हमें। अब इम्पोर्टेंट क्या बात है कि इसके द्वारा ही HCl का श्रवण किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है विद्यार्थियों। और नेज कारक या इंट्रिंसिक कारक या इसी को कहते हैं आंतरिक कारक, इसका श्रवण जो है वो आपके ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो 2 चीज़ें, एक तो आपके HCl का श्रवण करना और एक आपके नेज कारक का श्रवण करना। तो नेज कारक क्या होता है विद्यार्थियों, नेज कारक के द्वारा ही क्या होता है, विटामिन B12, विटामिन B12 जो होता है इसके द्वारा ही क्या होता है, अवशोषित होता है। B12 यानी साइनोकोबालेमिन का जो अवशोषण है शरीर में वो नेज कारक के द्वारा किया जाता है। नेज कारक का बात आती है कि किसके द्वारा श्रवण किया जाता है, तो वो ऑक्जेंटिक भित्तीय या पेराइटल कोशिकाओं के द्वारा इसका श्रवण किया जाता है। तीसरा है आपके श्लेष्मा ग्रंथियाँ, जाहिर सी बात है नाम से क्लियर है किसका श्रवण करेगी, तो श्लेष्मा का श्रवण करना इनका मुख्य काम हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ करके इसको डिस्कस करते हैं कि अब हमने जो पढ़ा है HCl का श्रवण किया जा रहा है, तो ये HCl क्या क्या काम करता है और इसके कौन कौन से काम हैं। ठीक है विद्यार्थियों,
तो एक एक करके इंपॉर्टेंट काम है इसके, निम्नलिखित में से कौन सा HCl का काम है या नहीं, इस तरीके से भी सवाल बन जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है मोटे मोटे तौर पे HCl के कार्य। तो पहला है भोजन को सड़ने से बचाना। भोजन के साथ एसिड मिलता है और ये क्या करता है, भोजन को जो अपने 4 से 5 घंटे तक आमाशय में रहता है तो उसको सड़ने से बचाता है। अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, बिल्कुल अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अम्लीय माध्यम होगा तो इसके साथ आए हुए बैक्टीरिया, जीवाणु भी नष्ट होंगे। HCl कठोर उत्तकों को घोलने में सहायता करता है। कठोर उत्तकों का मतलब क्या है, जैसे आपने पौधों के भागों को, सब्जियों को खाया है या आपने मांसल रूप में भी अगर किसी भोजन का सेवन किया है तो उसके उत्तकों को घोलने के लिए आपको क्या चाहिए, HCl आपके एसिड की ज़रूरत होती है। तो कठोर उत्तकों को भी इसमें घोलने की क्षमता होती है। भोजन को रोगाणुरहित करता है, जाहिर सी बात है, ऊपर भी डिस्कस किया हमने। अब एक और इम्पोर्टेंट काम जो है वो निष्क्रिय पेप्सिन, जो आपके पेप्सिन ओजन के रूप में होता है, HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो प्रोरेनिन और पेप्सिन ओजन का श्रवण किया जा रहा था, तो आपका सक्रिय जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में ये सक्रिय होते हैं। अब आपके क्या आ रहा है, जठर निर्गर्मी अवरोधनी, यानी जो आपके इन दोनों के बीच में छोटी आंत और आपके जो आमाशय के आखिरी भाग यानी आपके जठर निर्गर्मी भाग में जो वाल्व था उसको भी नियंत्रित करने का काम क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का द्वारा होता है। आगे का पार्ट आपके कैल्शियम और लौह के अवशोषण में सहायता करना, यानी आपके जो आयन है, कैल्शियम आयन है और आपके फेरस और फेरिक आयन है, इनके अवशोषण में भी सहायता ये करता है। अब बात आती है पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, इसमें पाचन की बात कर रहे हैं हम, तो किसका पाचन करता है, इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है। तो बात आती है कि इसमें पाचन की बात कर रहे हैं हम आमाशय में। और रेनिन एंजाइम जो इसके द्वारा स्रावित किया जा रहा था, तो ये क्या करता है कि दूध प्रोटीन जो केसिन होती है उसको किस में बदलता है, पैराकेसिन में, यानी इसका पाचन किस में होता है, केसिन का, पैराकेसिन में पाचन होता है। अब बात आती है कि बच्चों में दूध का पाचन रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है, जबकि वयस्क अवस्था में दूध का पाचन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपके कि बच्चों में जो होता है वो रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है और जो एडल्ट्स हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा क्या होता है, आपके इसका पाचन किया जाता है। आगे डिस्कस करते हैं इसमें नेज कारक की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे जो है वो आमाशय में पाचन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किया था, जो नेज कारक है आपके पेराइटल कोशिकाओं के द्वारा या भित्ति कोशिकाओं के द्वारा, ऑक्जेंटी कोशिकाओं के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नेज कारक का श्रवण किया जा रहा है। जो ये क्या करता है, साइनोकोबालेमिन यानी विटामिन B12 का भी क्या करता है, अवशोषण करने का काम करता है। अब आती है आगे कि इसमें आपके टोटल किसका पाचन हुआ है, तो विद्यार्थियों आपने देखा होगा इसमें केवल आपके प्रोटीन का पाचन हुआ है अभी तक, और एक आपके अब क्या होगा, वसा का पाचन होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसमें किसी प्रकार से अभी तक नहीं हुआ है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो आता है, जाहिर सी बात है लाइपेज क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। तो वसा का पाचन कर वसीय अम्ल कर वह ग्लिसरॉल में बदलना, तो इसको क्या कहते हैं, पाइसीकरण कहते हैं। वसा का पाइसीकरण हो जाएगा। तो वसा का पाचन करके अगर उसको वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में बदल दे तो उसको वसा का पाइसीकरण कहते हैं। ये आपके किसके द्वारा होता है, तो ये आपके गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो और समझ में आती होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फतेह एजुकेशन के नाम से ही हमारा एप्लीकेशन है जिस पे हमने साइंस की टेस्ट सीरीज़ को भी चालू कर रखा है। और दूसरी बात, उस पर आपके पार्ट बी की जो सभी क्लास के एग्ज़ाम में आता है पार्ट बी, जिसमें आपके जीके जीएस वाला पार्ट होता है, उसकी भी तैयारी हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से करवाई जा रही है। और बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में, मात्र 20 रुपये में हमारे द्वारा कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। और साइंस की टेस्ट सीरीज़ भी हमारे द्वारा चलाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और अभी पूरे जो है हमने एप्लीकेशन पर एक्सेस सभी कोर्सेज़ का फ्री कर रखा है। आप जितने चाहे टेस्ट दे सकते हैं, जितने चाहे आप उसमें से वीडियोज़ देख सकते हैं और पार्ट बी के टेस्ट दे सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, PDF देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।